जी जनाब, अब हम अपने सेकंड लेक्चर में मौजूद हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के, जो कि डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि लास्ट लेक्चर हो, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं साइंस के वो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 लेक्चर्स में तमाम हो। और डेफिनेटली मेरी कोशिश ये भी है कि साथ साथ इसको बहुत गहराई के साथ एक्सप्लेन किया जाए। अब तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आप लोग समझ चुके हैं, बहुत आसान सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर किताब में आपकी ना, ये जो अभी PDF में मेरे पास वर्जन है, इसमें कोई बहुत वाज़ेह तौर पर चीज़ नज़र नहीं आ रही, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास फिर पीरियोडिक टेबल मौजूद है बेहतर शक्ल में, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और फिर इस पर आपको इंशाल्लाह एलिमेंट समझाता हूँ। देखिए जी, ये पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स आपके सामने है। इसमें आपको जो 3 से 4 चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि एक तो ये सेकंड लेक्चर तो है ही हमारे इस स्ट्रक्चर का, जो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है, जो चैप्टर है 5वां, लेकिन साथ में ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। और ये बेशक तवील लेक्चर है, बेशक एक थोड़ा सा डिटेल लेक्चर है, लेकिन इसमें मेरी कोशिश होगी कि आपको डिटेल के साथ चीज़ें समझाई जाएं। पीरियोडिक टेबल की मैं 5 से 6 चीज़ें अभी आपको मैं समझा देता हूँ, बाकी फिर जाहिर है कि आप जैसे जैसे आगे काम करेंगे आपको समझ आती जाएगी। पीरियोडिक टेबल यूँ समझ लें कि एक आपके पास ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, और हर नंबर के ऊपर कोई एक डिफरेंट एलिमेंट मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है आपको कि जनाब 15 नंबर एलिमेंट निकालें, तो आप 15 नंबर एलिमेंट ये रहा जी, ये फास्फोरस। इसी तरह से 16 नंबर ये सल्फ़र। इसी तरीके से अगर कोई आपको कहता है कि जनाब आपने कोई 23 नंबर निकालना है, तो वेनेडियम, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें वेनेडियम। इसी तरह टाइटेनियम, ये आपका 22 नंबर पे है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कॉपर, ये 29 नंबर पर है। और ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमें डेली लाइफ में भी हमारा इनके साथ वास्ता पड़ता है। बहुत सारे एलिमेंट्स को आप जानते हैं, जैसे आयरन है। आयरन का जो पीरियोडिक टेबल में नाम है ना, वो फेरिस है। ये देखें, इसके साथ आयरन भी लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने Fe को फेरिस नहीं यहाँ पे लिखा, इन्हें यहाँ पे वैसे लिखना फेरिस ही चाहिए, क्योंकि ये CO है, ये कोबाल्ट है, ये Ni है, ये निकल है, ये Cu जो है ना, ये कॉपर है, ये जबकि कॉपर नहीं है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम यहाँ पर उस तरह नहीं लिखे गए, लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बहरहाल ये एलिमेंट्स हैं जी। और आपको अगर यहाँ से देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि पूरा टेबल आपके सामने आ जाए। ये 7 आपको रोज़ मिलती हैं, और कॉलम्स की तरफ अगर आप जाएं तो 8 होते हैं। ये देखें, यहाँ से शुरू हो रहा है 1 फिर 2, उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर है, अगर देखें 3B, ये B वाले हैं। अब ये B वाले कौन से एलिमेंट्स हैं, फिलहाल इनको आप रहने दें, ये फिर बाद में आप करते रहेंगे। यहाँ 3 4 5 6 7 8 तक जाता है। ये आपको 8A नज़र आ रहा है। तो टोटल आपके पास 8 कॉलम है, लेकिन अगर इनको भी इंक्लूड कर लें तो फिर आपको पता है कि ये कितने बन जाते हैं। ये फिर आपके टोटल जो है ना जी, आपके बन जाते हैं आई थिंक 18 बन जाते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर चीज़ जो है ना आपके सामने है। और ये जो लास्ट वाला जो है ये कॉलम, इसमें जितनी भी ये गैसेस हैं, ये इनर्ट गैसेस हैं। ये पहले वाला जो कॉलम है जिसमें रेड कलर आपको ये नज़र आ रहा है, ये लिथियम और ये ज़रा सोडियम, पोटासियम, ये सारी जो हैं ये अल्कली मेटल्स हैं और ये बड़े हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये अपनी सिंगल फॉर्म में होते हैं। इसमें आपको मॉलिक्यूल्स या किसी किस्म के केमिकल कंपाउंड नहीं मिलते, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। इसमें सिंगल एलिमेंट आपको हर बॉक्स में मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको ये मिलेगा बोरॉन, यहाँ पर मिलेगा कार्बन, यहाँ पर मिलेगा नाइट्रोजन, और फिर हर एक का नंबर है। जैसे ये अभी 7 नंबर पे है तो नाइट्रोजन का नंबर 7 है। अगर ये 8वें नंबर पर है तो इसका ज़रा 8वें नंबर पर ऑक्सीजन आ रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और एटॉमिक नंबर जो भी आप देख रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये सिल्वर है Ag। अब इसका नंबर अगर देखें तो 47 है।
पीरियोडिक टेबल पर नंबर कोई आपको ये नहीं है कि अभी से आपने ये याद करने हैं, लेकिन यह है कि अगर आप नंबर देख रहे हैं तो आपको पता चलता है सिल्वर 47 पर आ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि इसमें 47 प्रोटॉन्स हैं और 47 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मोटी मोटी बातें याद कर लें तो इंशाल्लाह आपको आगे इसमें बड़ी हेल्प मिलेगी। बाला जी ये पीरियोडिक टेबल है और अब हम आगे चलते हैं अपनी किताब में। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इन्होंने कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं। एक तो ये बल्कि मैं सारी आपको बता ही चुका हूँ कि एलिमेंट जो होते हैं ना वो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आर्डर में जो है ना वो चलते हैं, यानी 1 2 3। फिर हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड भी कहते हैं और ये 7 होते हैं। और फिर पहले वाला जो पीरियड है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, उसे पीरियड 1, बाकी वो सारा आपको पता है। और वर्टिकल कॉलम जो है इनको ग्रुप्स कहते हैं, उनमें 18 ग्रुप्स हैं और उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ग्रुप 18 जो है वो नोबल गैसेज है, इनर्ट गैसेज है, वो मैंने अभी बताया है। तो इस तरह से ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जरा मेटल और नॉन मेटल को समझ लेते हैं। देखें फाइंडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पहले नंबर पर तो इसमें समझ लेते हैं कि ये क्या है। The number of protons in an atom is equal to the atomic number. For example, according to the periodic table, oxygen is at number 8. इसका मतलब है इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैं बता चुका हूँ। फाइंडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, उसमें एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर जो है माइनस करेंगे, उससे आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। मैं अगेन आपको लेके जाता हूँ पीरियोडिक टेबल में तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी आपको, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी स्टूडेंट्स। देखें जी, अब मैं आपको यहाँ लेकर आता हूँ और यहाँ पर आपको मैं लेट सपोज आयरन में ले आता हूँ। ठीक हो गया जी। यहाँ से मैं नोट पैड स्टार्ट करता हूँ। 2 एग्जांपल्स में आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आयरन का अगर आपने निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आयरन के लिए आपके पास पहले एटॉमिक नंबर मौजूद है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं जी। एटॉमिक नंबर क्या है जनाब? 26। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि एक पीछे लेक्चर था उर्दू का, तो उसके लिए मैंने इसको ज़रा इनलार्ज किया हुआ था, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फ़ॉन्ट के साइज़ को। 180 है, इसको 135 कर लेते हैं, दैट्स इनफ। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इसमें एटॉमिक नंबर आ गया जी 26। एटॉमिक मास अगर आप गौर से देखें, मैं थोड़ा सा जूम मज़ीद करने की कोशिश करता हूँ, 55.845 ये लिखा हुआ है। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये 56 हो जाता है। और बहुत से बच्चों को राउंड ऑफ का यकीनन पता होगा, अगर नहीं पता तो वो मेरे मैथ के लेक्चर्स देख सकते हैं और फिज़िक्स के, उसमें मैंने राउंड ऑफ बताया हुआ है। बहरहाल ये 56 इसको राउंड ऑफ करें तो ये 56 इसका मास हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो ये है जी 56। अब आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। क्या होगा फार्मूला? देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर जब माइनस करते हैं तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। तो जनाब क्या करेंगे, यहाँ पर आप 56 में से माइनस करेंगे 26 और इक्वल आएगा जी 30 के। इसका मतलब है इसमें 30 न्यूट्रॉन्स हैं। आसान हो गया मेरे ख्याल से, बच्चों को एक एग्जांपल में समझ आ गया होगा। कॉपर का मैं वैसे आपको बता देता हूँ बगैर किए। देखें जी, ये 63.5 कुछ है, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो 64 हो जाता है। इसमें से अगर 29 माइनस करें तो ये कोई राउंड अबाउट जो है ना 35 आता है, यानी इसमें 35 न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। सो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कार्बन की तरफ आएँ, सबसे आसान आपको बता रहा हूँ, इसका एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है। तो 12 में से 6 माइनस करें तो 6 आता है, इसका मतलब इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं। बोरोन की तरफ आएँ, इसका एटॉमिक मास जो है वो 11 है, क्योंकि 10.81 तो राउंड ऑफ करें 11 हो जाता है। 11 में से इसका एटॉमिक नंबर यानी 5 माइनस करें तो 6 आता है, तो उसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं। सो ये चीज़ें बहुत आसान है कैलकुलेट करनी। आई एम श्योर आपको इन एग्जाम्पल से और प्रैक्टिस से समझ आ गया है। बाकी आप कुछ मज़ीद एलिमेंट्स की अपनी तरफ से निकाल कर और उसको इंटरनेट पर भी आप रीचेक कर सकते हैं अपनी तरफ से, चैट जीपीटी पर जाके, वो आपकी मर्ज़ी है। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हो वो तो बहुत आसान है। इसका भी यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको मैं प्रैक्टिकल करके समझा देता हूँ, आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगा। देखें जी, सबसे पहले अगेन मैं नोट पैड स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा फ़ॉन्ट इसका और छोटा कर लेता हूँ, जैसे कि मैं 90 कर लेता हूँ जी। देखें जी, अगर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करूँगा? देखिए जी, अब इसको आपने समझना है।
और एग्जांपल के लिए मैं कोई भी ले रहा हूँ इसमें से। अब आप लोग अपने घर में, इवन अपनी एकेडमी में, कहीं भी स्कूल में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो पीरियोडिक टेबल आपकी बुक्स में भी मिल जाता है और इवन आपको स्टेशनरी की शॉप से इस तरह प्रिंटेड हालत में भी मिल जाता है, और मेरे पास मेरी एकेडमी में मेरे पड़े होते हैं। सो अब मैं लेट सपोज कि मैं मैग्नीशियम का निकालना चाहता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम का निकालने के लिए आपने पहले ज़रा इसको गौर से देख लेना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। ठीक है जनाब, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, 12। और आप ये यकीनन समझ गए कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है, क्योंकि प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर एक ही चीज़ होता है। तो जब आप इसको देखेंगे ना ऊपर टॉप के ऊपर, जैसे ये कैल्शियम है, इसके ऊपर 20 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 20 है और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 20 है। अब जनाब अगर आपने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं ना मैग्नीशियम में, ये मैं यहाँ पर इसका लिख भी देता हूँ कि ये मैग्नीशियम है, और इसको मैग्नीशियम पढ़ते हैं, कई लोग इसको मैग्नीशियम भी पढ़ते हैं, खैर गलत वो भी नहीं पढ़े, वो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। बहरहाल ये मैग्नीशियम है, जैसा पोटासियम है जिसको लोग पोटाशियम पढ़ते हैं, सीधा कैल्शियम है, लोग इसको कैल्शियम भी पढ़ते हैं। बहरहाल तो ये मैग्नीशियम है जी, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 ही हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यही होगा। सो जनाब इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान है, ये सब चीज़ें सेम होती हैं, यानी एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो प्रोटॉन्स भी 12 ही होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही होंगे। यानी यूँ समझ लें कि मैं यहाँ पर यूँ कर लेता हूँ, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 12। तो ये सिंपल इक्वेशन है हर एक एलिमेंट की। अब आप लेट सपोज जाते हैं कि जनाब आपने निकल का निकालना है, 28 आपको ये पता चल गया इसके ऊपर जो एटॉमिक नंबर है ना निकल का, तो अगर निकल का 28 है तो बस आपने यहाँ 28 कर देना है, और ये मैं ब्रैकेट में इसका नाम लिख देता हूँ निकल है जी। तो निकल के जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है, इसमें प्रोटॉन्स भी 28 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 28 हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जनाब एक एटम जो होता है ना वो बाय नेचर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये कि उसमें पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस है ना वो बराबर होते हैं, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं। तो आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ रही है। मेरी कोशिश है कि आपको आसान करके चीज़ समझाई जाए, और बाकी एक्टिविटी आप लोग फिर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, अब इसको ज़रा समझ लेते हैं जी, ये ज़रूरी है। शेल ये होता है, ये जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो रिंग आपको नज़र आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये दूसरा रिंग आप देख रहे हैं, ये तीसरा रिंग है। तो ये रिंग्स जो होते हैं ना ये शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं किसी भी एटम के। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्या भला है जी? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अकोमोडेट हो सकते हैं। मतलब अब यहाँ तो एग्जांपल है ना, ये एक वैसे एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है एक रिंग में, इसमें भी 2 हैं इसमें भी 2 हैं। तो ऐसा नहीं होता, किसी रिंग में 3 हो सकते हैं, किसी में 8 हो सकते हैं, किसी में 6 हो सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ज़रा देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। देखें, जस्ट लाइक द वे प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, बिल्कुल जैसे सूरज के गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स या सैयारे घूमते हैं, हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है और वो घूमती है सूरज के गिर्द। इलेक्ट्रॉन्स आल्सो रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी एक एटम के इर्द गिर्द, उसका जो अंदर न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। दीज फिक्स सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड शेल्स। और ये जो सर्कुलर पाथ होता है ना, ये आपको थोड़ा सा वो ओवल शेप में नजर आ रहा होगा, पर ये जो पाथ है इसको शेल कहते हैं जी। अच्छा जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बहुत आसान है कि मुख्तलिफ शेल्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मिसाल के तौर पर अब ये जो अंदर वाला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये बाहर वाला शेल है इसमें 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वट एवर। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कैलकुलेटेड बाय अ फार्मूला 2n²। ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसको आपने याद रखना है, 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल्स। और ये नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं और फिर उसके अंदर उस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अब जो पहले 3 शेल होते हैं इनको कहते हैं KLM, और वो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में होते हैं। KLM अब क्या है जी, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अगेन मैं डायग्राम में लेके आ रहा हूँ। ये आपको स्टूडेंट जो अंदर वाला शेल छोटा वाला नज़र आ रहा है ना, ये K है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ और आप यकीनन समझिए, K के बाद L का नंबर आता है और L के बाद ये M का नंबर आता है। ये देखें, ये M वाला शेल है। सो आसान सी चीज़ है, इसमें मुश्किल नहीं है।
और ये फिर ज़ाहिर है उस तरह ये इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में ये बढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जांपल के शेल इज़ द फर्स्ट शेल दैट कैन होल्ड अप टू 2, और इसी तरह सेम एल में जो है वो ये आपके सामने है, वो आप समझ जाएंगे, यकीनी तौर पे आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि देखें के पहले नंबर पर आ रहा है, मैं अगेन आपको इधर ले जाता हूँ, ये के अंदर है, इस न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल है वो के है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे शेल है वो ज़ाहिर है अगर आप अंग्रेज़ी की तरतीब भी देखें तो के बाद एल आता है, और ये फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो एम है। इसके बाद डेफिनेटली जब चौथा आएगा तो वो एन होगा। तो टोटल वैसे 7 शेल्स होते हैं, लेकिन अभी आपकी बुक में चूंकि 3 का तस्करा है तो हम 3 ही समझ रहे हैं, के एल और एम। अब इधर आ जाएं, फार्मूले के अंदर आप पुट कर दें। देखें नंबर ऑफ शेल्स है तो शेल का नंबर क्या है, के का नंबर 1 है, तो यहाँ 1 पुट करें, 1 का स्केयर आप लें तो 1 ही होता है, तो 2 1 टाइम 2। इसका मतलब है कि पहला जो शेल होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये देखें, यानी कि जो के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे। ये यकीनन आपको समझ आ गई है, और ये अब आपको मैं लेके जाता हूँ एल की तरफ। अब एल की तरफ आते हैं, एल के अंदर भी वही फार्मूला ज़ाहिर अप्लाई हो रहा है, ये 2n स्केयर, चूंकि एल का दूसरा नंबर है तो एन की जगह 2 डाल देंगे, तो 2 का स्केयर क्या होता है 4 होता है, 4 2 टाइम करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जी। अब इसी तरह एम आ गया, एम चूंकि तीसरे नंबर पर आ रहा है तो एन की जगह यहाँ पर 3 डाल देंगे, तो 3 का स्केयर 9 होगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनाब। सो आई एम श्योर आपको समझ आ रही है कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 8 हैं और एम के अंदर 18 हैं। डेफिनेटली आपको ये चीज़ यहाँ समझ आ रही है। चलें जी, और फिर एम वो खैर इन्होंने जो सवाल किया वो मैंने आपको जवाब दे दिया। एम के अंदर देख लें 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एम का नंबर है 3, तो 3 का स्केयर और वो फार्मूले में पुट होगा, ये 2n स्केयर वाला आप लोग कर लेंगे, आसान है। तो बहरहाल ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नेम ऑफ़ एलिमेंट है, ये जो कुछ उन्होंने दिए हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, ये तरतीब के लिहाज से आप पीरियोडिक टेबल पे देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, इसमें ज़ाहिर है अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। न्यूट्रॉन की बात नहीं हो रही, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, न्यूट्रॉन का ताल्लुक इसके एटॉमिक नंबर से नहीं है, ये याद रखें, क्योंकि मास में से एटॉमिक नंबर होता है ना माइनस, तो इसका एटॉमिक मास कहाँ है अब आप मुझे बताएं। इसके अंदर आपको डेफिनेटली नहीं नज़र आ रहा। अलबत्ता यहाँ से अगर आप न्यूट्रॉन को देखें तो यहाँ 2 है, तो फिर इससे एटॉमिक मास आप बता सकते हैं हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक मास कैसे होगा, ये देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हैं और एटॉमिक नंबर भी इसका 2 है, दोनों को जमा करें तो 4 हो जाता है, ये मास हो जाता है। क्योंकि एटॉमिक मास का फार्मूला जो है वो ये है कि जनाब इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जमा हो जाते हैं। अलबत्ता अगर आपने एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करना हो तो फिर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल आते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है ना जी, वो आपके इस तरह से बनाते हैं, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है ना वो 8 हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 8 हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, याद रखिएगा। ये मैं आपको यहाँ पर बता भी रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ये देखें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है जी। ये बस मैं इसी तरह जैसे लिख सकता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ, और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। अब बात यह है कि न्यूट्रॉन 8 हैं, प्रोटॉन भी 8 हैं, दोनों को जमा करें तो 16 निकल आता है। इसका मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। नाइट्रोजन का निकालना हो तो सिंपल है जी, न्यूट्रॉन 7 हैं और एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन भी 7 हैं, दोनों को जमा करें तो इसका एटॉमिक मास 14 निकल आता है। अब मैं इसमें से कोई एक एग्जांपल निकाल लेता हूँ, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का यहाँ पर अगर आप आएँ तो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन, इन दोनों में से कोई एक उठा लिया करें, क्योंकि हमेशा ये सेम होंगे। याद रखें एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। तो 17 है, इधर से उठा लें, इधर से बात एक ही है, चले मैं इधर से उठा लेता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, 18 हैं, दोनों को जमा करें तो ये 35 हो जाता है। अब ज़रा आते हैं और मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ कि इसका एटॉमिक मास क्या है क्लोरीन का। यहाँ पर आ जाएँ और ये क्लोरीन है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा 35.45, तो ये जो है इस तरह हो जाता है। सो ये आसान है चीज़, यकीनन आपको समझ आ गई है। और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को देख लेते हैं कि ये क्या है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जनाब एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं, और किसी भी चीज़ का खैर एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है।
और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर पीरियोडिक नंबर भी कहलाता है। ये मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अब आपने यहाँ से ये निकाला है, ये आपको सिल्वर नज़र आ रहा होगा Ag। तो एटॉमिक नंबर क्या है? 47, जो तरतीब से चल रहे हैं, और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। इट्स सिंपल। बाकी ये चीज़ें आप यकीनन आप समझ लेंगे क्योंकि ये मैं समझा चुका हूँ। ये अब आप लोग खुद भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये जो है इसके शेल्स हैं, ये भी आपको यकीनन समझ आ रहे हैं कि किस में कितने हैं। KLM अब आपको समझ आ गया, लिहाजा वो अब आप 2, 8 और ये सारा समझ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स के M में 18 होते हैं, यहाँ 7 हैं। तो आपने इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि देखें ये मसला इधर ये आ रहा है कि क्लोरीन के 17 यानी कि टोटल प्रोटॉन तो 17 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 है। तो जाहिर है K ने तो 2 ले लिए, पीछे रह गए 15, और L में आगे 8, पीछे रह गए 7। तो फिर M के अंदर 7 आएंगे। ये नहीं होता कि अगर M में गुंजाइश 16 की है, सॉरी अब मैं आपको बताता हूँ 18 की गुंजाइश है, तो आपने उसमें 18 ही अकोमोडेट करने हैं। गुंजाइश 18 की है, लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली वो उस तरह से अगर हम डालें तो 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है। जैसे L में देखें यहाँ पर 6 आ रहे हैं, वैसे L में अकोमोडेशन इसकी 8 हो सकती है। सो डेफिनेटली आपको समझ आ रही है। और उसके बाद डू यू नो में आ जाते हैं कि यहाँ पर क्या पेज नंबर 66 है कि वो कह रहा है कि एटम्स ऑफ नोबल गैसेस आर लेस रिएक्टिव एंड स्टेबल ड्यू टू देयर कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। ये मैं इससे पहले आपको भी बता चुका हूँ कि जो नोबल गैसेस हैं या इसकी इनर्ट गैसेस हैं, ये लास्ट वाला जो ग्रुप है जिसमें हीलियम है, नियॉन है, ये खासकर आर्गन, क्रिप्टन, ये सब और जेनन वगैरह, ये सब की सब नॉन रिएक्टिव होती हैं या बहुत ही लेस रिएक्टिव होती हैं। यानी ये रिएक्ट नहीं करती हैं, बहुत कम रिएक्ट करती हैं क्योंकि इनका आउटर शेल कंप्लीट होता है। और ये ज़ाहिर है फिर इसके बारे में डिटेल आप आगे चलकर पढ़ेंगे। बस अभी ये मोटी मोटी बातें याद रख लें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी फिल्ड इन द सेकंड शेल इज़ 8। दिस इज़ कॉल्ड ऑक्टेट। यानी कि वो भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 8 का मतलब होता है कि उसमें ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ऑक्टेट 8 को कहते हैं। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसके इलेक्ट्रॉन 8 आ जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उसका कंप्लीट हो जाता है। सो ये जनाब आपका चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया जी। दूसरा लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट और डुप्लेट आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये 2 टर्म्स हैं जो आपको आ सकती हैं, आपको वास्ता पड़ सकता है। ऑक्टेट का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। क्योंकि ये जो बुक है ना स्टूडेंट्स, ये भी मैं पहली दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, तो कोई चीज़ अगर सामने आती है मेरे तो फिर मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक होता है डुप्लेट रूल। तो डुप्लेट में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल। बस ये ध्यान में रखिएगा। ऑक्टेट का मतलब है जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और डुप्लेट का मतलब ये होगा कि आउटर मोस्ट शेल जो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर मोस्ट शेल क्या है ये भी आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैं आता हूँ पेंट में, तो आपको समझा देता हूँ। देखें जी, लेट सपोज कि ये एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। इसको मैं कलर कर देता हूँ कोई सा भी, ये समझ लें न्यूक्लियस है। इसके अराउंड मैं एक रिंग बनाता हूँ, ये समझ लें K शेल है। और अब इसके अराउंड में एक और रिंग बनाता हूँ, ये L है। और अब इसके अराउंड में एक और शेल बनाता हूँ जो अभी आपने पढ़ा है, और ये M है। तो आप अब ये देख सकते हैं कि इसमें से जो आउटर मोस्ट शेल है ना वो ये M है, और K के बाद L इसका दूसरा है, और ये K शेल है इसका पहला। तो इसमें आउटर मोस्ट जो होगा वो M होगा। ये याद रखिएगा, M जो होगा वो आउटर मोस्ट शेल होगा। इसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, तो डेफिनेटली आपके लिए इसको समझना आसान हो जाएगा। सो आउटर मोस्ट शेल जो है ना वो ये है, याद रखिएगा, सबसे बाहर वाला। और अगर इस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर एक बना के देता हूँ, और इसको मैं अब यहाँ से उठा लेता हूँ जी। ये देखें, लेट सपोज ये 2 आ गए, ये जनाब 4 हो गए, और ये जनाब यहाँ पर 6 हो गए। ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ये 8 हो गए। अब आप ये देख रहे हैं कि इस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो चुके हैं, तो इसको हम कहेंगे ऑक्टेट।
इसको हम बोलेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में 8 आ गए तो ये हो गया है ऑक्टेट। और इसी तरह से अगर आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, ये तो 8 है ना, अगर 2 हों तो सिर्फ डबलेट कहेंगे। ये दोनों चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, डेफिनेटली आपने डायग्राम से भी समझ लिया है। और ये जनाब था आपका सेकंड और लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 5 का, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का। उम्मीद है कि आपको समझ भी आया और पसंद भी आया। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसको अपने किसी लेक्चर में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूँगा।